हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सांसीटा अकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है अभी तक बाल विकास, ठीक है, का जो चैप्टर पढ़ा है, मनोविज्ञान का जो चैप्टर पढ़ा है, प्रथम अध्याय, वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, कुछ वीडियो है जो आप आगे देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। और दोस्तों, हम दूसरा अध्याय आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है आनुवंशिकता तथा वातावरण। ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे दोस्तों कि आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव किस तरह बालक, बच्चों और इंसान पे पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बालकों के मौलिक स्वरूप, ओरिजिनल नेचर और उनके विकास को अच्छी तरह से समझने और नियंत्रित करने के लिए आनुवंशिकता तथा वातावरण का अध्ययन करना आवश्यक है। हमारा नित्य प्रति का अनुभव इसका साक्षी है कि बच्चे रूप रंग, चाल ढाल, शरीर रचना तथा शील गुणों में अपने माता पिता, पितामह आदि के अनुरूप होते हैं, किंतु यह अनुरूपता भी सभी पहलुओं में नहीं पाई जाती। कभी कभी तो एक ही माता पिता के दो बच्चों के रूप रंग तथा अन्य शील गुणों में इतना अंतर होता है कि कोई भी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता कि वे एक ही वंश के हैं। अब प्रश्न यह है कि शिशुओं में यह अनुरूपता भिन्नता क्यों? यदि इस प्रश्न का उत्तर निष्पक्षता दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह अंतर आनुवंशिकता तथा वातावरण के फलस्वरूप, किंतु सभी मनोवैज्ञानिक में इस संबंध में मतैक्य नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में आनुवंशिकता के ही महत्व को व्यक्त किया गया है और कुछ विद्वानों ने वातावरण के ही महत्व की गाथा गाई है। दोस्तों, आनुवंशिकता तथा पूर्णता उपेक्षा की है। यहाँ हम आनुवंशिकता और विशद विवेचन न करके अपने काम चलाने के लिए केवल इतना ही व्यक्त करेंगे कि शिशुओं को इसकी और वातावरण की क्या देन है, क्योंकि आनुवंशिकता का विशद व्याख्या और विवेचना जीव विज्ञान, बायोलॉजी का काम है। जैसा कि अभी ऊपर कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक आनुवंशिकता पर, जिसे परंपरा या वंशानुक्रम कहते हैं, और कुछ एक वातावरण पर इस प्रकार जोर दिए हैं कि मानो ये दोनों अंग बाल विकास के अलग अलग काम करते हैं, किंतु उनका ऐसा कथन दोषपूर्ण है। कारण यह कि दोनों अंग बाल जीवन को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि इन दोनों में से किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में आगे चलकर स्थल विशेष पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला जाएगा। अब हम क्रमशः आनुवंशिकता और वातावरण की व्याख्या और उसके समर्थकों के अन्वेषणों का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें जो है अभी आपको बता दिया ये कैसे काम करता है, क्यों करता है। अब हम शुरू करते हैं, उसके महत्व को जानते हैं। आनुवंशिकता और उसका महत्व। आनुवंशिकता क्या है, इसके बारे में चलिए लिख लीजिए। सामान्यतः बच्चों को सयानों में दो प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं। कुछ विशेषताएं तो उनकी जन्मजात और जातीय होती हैं, यथा शरीर रचना, रूप रंग आदि, और कुछ अर्जित, एक्वायर्ड तथा विशिष्ट स्पेसिफिक होती है, यथा पढ़ना लिखना, साइकिल चलाना आदि। जन्मजात जातीय विशेषताओं को ही आनुवंशिक अथवा परंपरागत कहा जाता है। जातीय गुणों को बच्चे अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, और अर्जित गुणों अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त करते हैं। अर्जित जो अपने जीवन के अनुभव से, और जातीय गुण जो अपने माता पिता पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे जब गुणों को अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम वंशानुक्रम से प्राप्त कहते हैं, किंतु जो गुण पूर्व पुरुषों से प्राप्त न होकर अनुभव से प्राप्त होते हैं उन्हें अर्जित गुण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम वंश श्रृंखला को ही
वंशानुक्रम कह सकते हैं। महान जीव विज्ञानवेत्ता कांकलिन का कहना है कि जीवाणु संगठन के निश्चित बीज तत्वों की एक वंश से दूसरे वंश की निरंतरता ही आनुवंशिकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवाणु संगठन के द्वारा जिन गुणों का निर्धारण होता है उन्हीं को हम बपौती या वांशिक कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जो जातीय बीजरस के द्वारा एक वंश से दूसरे वंश को प्राप्त होता है वही आनुवंशिक है। इस विभिन्न व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े शब्दों का पुनरावृत्त दोष होते हुए भी कह सकते हैं कि यह जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है वह प्राप्ति आनुवंशिकता के प्रसाद से होती है। अब चलिए दोस्तों आनुवंशिकता का महत्व जानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे दृष्टिकोण है कि बच्चा शारीरिक रचना और रूप रंग के मात्र वंशानुक्रम प्राप्त नहीं करता बल्कि मानसिक योग्यता और धातु स्वभाव आदि उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम गाल्टन महोदय ने प्रतिमा प्रकार का अध्ययन करके इसे उद्घोषित किया कि प्रतिमा की योग्यता मनुष्य के आनुवंशिक होती है, जिसे परिवार के पूर्व पुरुषों की इस योग्यता का भाव रहता है उसे परिवार में के शिशुओं का इसका पूर्णतः अभाव रहता है। अतः प्रतिमा प्रकार पूर्णतः वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। गाल्टन ने पुनः वंशानुक्रम के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए 977 उच्च परिवारों के व्यक्तियों का, जिसमें राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, वकील आदि थे, अध्ययन उसी संख्या के साधारण परिवार के लोगों के साथ किया। उनके अध्ययन से यह मालूम हुआ कि उच्च व्यक्तियों के अधिकांश संबंधी उच्च श्रेणी के थे, किंतु साधारण लोगों के वंश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम ही थी। कलात्मक योग्यता जो आर्टिस्ट एबिलिटी होती है वह आनुवंशिकता है कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने ऐसे 20 परिवारों का अध्ययन किया जिसमें माता पिता कलाकार थे। 155 ऐसे परिवारों का भी अध्ययन इस सिलसिले में हुआ जिनके दोनों पक्ष माता पिता कला विहीन थे। इन दोनों अध्ययनों से मालूम हुआ कि जिस परिवार में माता पिता दोनों कलाकार थे उसके 64% लड़के कलाकार थे, किंतु जिसमें इसका अभाव था उस परिवार में कलाकार बच्चों की संख्या केवल 21% थी। इस अध्ययनों के आधार पर गाल्टन महोदय का कहना है कि सुंदरतम वातावरण भी किसी बच्चे को उसकी योग्यता से अधिक उच्च बनाने में असमर्थ है। जो कुछ होता है वो वंशानुक्रम के ही प्रसाद फल हैं। कार्ल पियर्सन ने भी आनुवंशिकता के महत्व को देखते हुए कार्ल पियर्सन ने आनुवंशिकता के महत्व को देखने के लिए 2000 भाई बहनों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोण उनके शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बच्चों के सभी मानसिक और शारीरिक शील गुण उन्हें वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। हम उपयुक्त अध्ययनों के आधार पर ही आनुवंशिकता के सर्वव्यापक को स्वीकार नहीं कर सकते। पहली बात तो यह कि गाल्टन जिन प्रमुख व्यक्तियों का अध्ययन किया उनका चुनाव वह स्वच्छंद होकर किया था, जिसमें पक्षपात अथवा अन्य प्रकार के दोषों का होना स्वाभाविक है। फिर भी उन व्यक्तियों के वातावरण पर कुछ असर नहीं पड़ा यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि जैसा कि उसके अध्ययन से स्पष्ट है उन सभी व्यक्तियों का कुछ पारिवारिक वातावरण ही ऐसा उच्च कोटि का था कि उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। पियर्सन का कहना भी निर्दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
शिक्षकों ने मूल्यांकन द्वारा बच्चों के शील गुणों का निर्णय किया था। वह मूल्यांकन विधि कितनी दोषपूर्ण है, इस पर आगे के अध्ययनों में प्रकाश डाला जाए। इसके अतिरिक्त भी शिक्षकों के इस मूल्यांकन का मकसद एन पहले से मालूम था एवं इस विचार से प्रभावित होने के लिए स्वाभाविक था। टर्मन 644 बुद्धिमान बच्चों का अध्ययन किया। वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि बुद्धि इंटेलिजेंस में आनुवंशिकता का महत्व है, क्योंकि इस बच्चे अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। उसके अन्वेषण से यह स्पष्ट है कि उपयुक्त बुद्धिमान बच्चों का परिवार भी बुद्धिमान होने के कारण राज्य के उत्तरदायीपूर्ण कार्यों को संभालता था। गोडार्ड ने अमेरिका के निवासी कालिकाक नामक सैनिक के परिवार का अध्ययन किया। उक्त सैनिक ने एक मंदबुद्धि महिला के साथ अपना वैवाहिक संबंध प्रस्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार में उक्त महिला के सभी संतानें और उपसंतानें मंदबुद्धि, दुराचारी, शराबी, अपराधी आदि हुई। किंतु उसकी दूसरी स्त्री जो सामान्य बुद्धि की थी, जिन संतानों के उत्पन्न की उनमें यह दोष नहीं पाया गया। इस अध्ययन के आधार पर गोडार्ड ने का कहना है कि पहली स्त्री से संबंधित सभी संतानें, सभी दोष उसकी मंदबुद्धि के कारण थे, जिससे स्पष्ट है कि मंदबुद्धि तथा अन्य सामाजिक दोष वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। किंतु इस संबंध में स्मरणीय है कि संभवतः यह दोष उन संतानों के अनुपयुक्त वातावरण के कारण थे। यदि समुचित वातावरण मिला होता तो उपयुक्त दोष उनमें नहीं देखे जाते। पुनः गोडार्ड ने 300 मंदबुद्धियों के परिवार के इतिहास का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 77% दोष का उत्तरदायी वंशानुक्रम ही था। किंतु डॉल ने जब 1934 ईस्वी में मंदबुद्धि के कारणों को अन्वेषण किया तो 33% ही यह दोष वंश परंपरा के कारण प्रतीत हुआ। उसी पथ का अनुसरण पेनरोज ने भी किया। उसे भी डाल के ही अनुसार निष्कर्षों पर पहुंचना पड़ा। इसलिए इन उपर्युक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि मानसिक दुर्बलता का वंशानुक्रम एकमात्र ही कारण नहीं है, अपितु इसमें वातावरण संबंधित अंगों का भी हाथ रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोडार्ड के निष्कर्ष और डाल पेनरोज के अध्ययन खंडित कर देते हैं, क्योंकि इस मानसिक दुर्बलता का एकमात्र कारण आनुवंशिक होता है तो परिणामों का इतना अंतर नहीं पड़ता। अब हम डगडेल और स्टाब्रूक ने अमेरिका के उपयुक्त वंश का अध्ययन किया, जिसका जन्मदाता ज्यूक्स नामक शिकारी मछलियों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इस वंश के 1000 व्यक्तियों के जीवन इतिहास से यह ज्ञात हुआ कि उनमें 300 बचपन में ही काल के गाल में चले गए। 310 जो भिक्षावृत्ति को अपनाए, 240 जीवन पर्यंत व्याधिग्रस्त रहे और 130 को अनेक कारणों से कारावास दंड मिला, जिनमें 7 हत्यारे भी थे। जो लोग किसी प्रकार अपनी जीविका निर्वाह कर सकते थे, उन लोगों की संख्या केवल 20 थी। डगडेल ने इसका एकमात्र कारण ज्यूक्स तथा उसकी स्त्री को एक भ्रष्ट परिवार की थी उसको मानकर वंशानुक्रम के महत्व को व्यक्त किया है। किंतु यह भी हमें वातावरण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यदि वातावरण अनुकूल और संपन्न रहता है तो ज्यूक्स का परिवार इस अवगति को नहीं देखने में आई होती। विसिप ने आनुवंशिकता के महत्व को अभिव्यक्त करने के लिए एडवर्ड परिवार का अध्ययन किया।
रिचार्ड एडवर्ड जो एलिजाबेथ नामक बुद्धिमती महिला से ब्याह किया और बाद में एक साधारण स्त्री से भी उसने शादी की। पहली स्त्री से उत्पन्न अधिकांश व्यक्ति प्रतिष्ठित पदों पर सुशोभित किए, किंतु दूसरी स्त्री से उत्पन्न लोगों में कोई भी वैसा नहीं हो सका। इसी आधार पर विसिक का कहना है कि बाल विकास में वंशानुक्रम का महत्व पूर्ण हाथ रहता है, किंतु इस स्थल पर भी हमें वातावरण के महत्व को भूलना नहीं चाहिए। यह भिन्नता दो स्त्रियों में उत्पन्न संतानों के वातावरण की भिन्नता का भी परिणाम हो सकता है। उट्स ने भी 671 राजकीय परिवारों का अध्ययन किया और वंशानुक्रम में ही महत्व को पाया, जिसके विशेष वर्णन का यह कोई आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त अन्वेषणों के अतिरिक्त भी उनके विद्वानों ने जुड़े हुए बच्चे का अध्ययन करके आनुवंशिकता के महत्व को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। इस दिशा में सर्वप्रथम गाल्टन का प्रयत्न स्तुत्य है, जिन्होंने 80 जुड़े हुए बच्चों को अध्ययन माता पिता, शिक्षक, मित्र तथा अन्य साधनों की सहायता से किया और अंत में वे निष्कर्ष पर पहुँचे कि समान जुड़े हुए बच्चों की मानसिकता, योग्यता और अन्य विशेषताएं और समान बच्चों या भाई बहनों की अपेक्षा अत्यधिक समान स्वरूप की होती है। कहने का सारांश यह कि जितनी समानता विभिन्न पहलुओं में जुड़े बच्चों में होती है, उतनी भाई बहनों और असमान जुड़े बच्चों में नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि बच्चों के मौलिक योग्यताओं का पूर्ण श्रेय वंशानुक्रम को ही है। वंशानुक्रम को पूर्ण श्रेय जाता है। थॉर्नडाइक ने भी 1905 ईस्वी में 50 जुड़े बच्चों का अध्ययन किया। उनकी मानसिक समानताएं जानने के लिए 6 प्रकार के मानसिक परीक्षण मेंटल टेस्ट द्वारा किया। उसी दृष्टिकोण और उन्हीं परीक्षणों द्वारा उनके भाई बहनों के मानसिक शक्तियों का अध्ययन किया। बाद में उन जुड़े बच्चों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहली श्रेणी में 9 वर्ष से 11 वर्ष बच्चे थे और दूसरी में 12 से 14 वर्ष अवस्था के थे। परीक्षण करने के दूसरे श्रेणी में बच्चों को मानसिक शक्ति पहली श्रेणी के अपेक्षा अधिक क्षमता नहीं थी। इसलिए थॉर्नडाइक का कहना है कि यदि शक्तियों पर वातावरण का प्रभाव होता है तो दूसरी श्रेणी में बच्चों से अधिक समानता रहती, किंतु ऐसा नहीं था। अतः एवं आनुवंशिकता का ही प्रधानता बच्चों को मूल शक्तियों के लिए स्वीकार करना आवश्यक और उचित है। इसी तरह और भी कई मनोवैज्ञानिक इस संबंध से जुड़े बच्चों का अध्ययन किया है और सभी का यही निष्कर्ष है कि बालकों के विभिन्न मूल शक्तियों का श्रेय वंशानुक्रम को ही है। पर यहाँ भी हम यह याद रखना होगा कि होल्जिगर ने अपने अध्ययन से यह प्रमाणित कर दिया है कि जुड़वे बच्चों की समानता और असमानता में वातावरण वंशानुक्रम का बराबर हाथ रहता है। इतना ही नहीं बल्कि उसका यहाँ तक कहना है कि वातावरण आनुवंशिकता के प्रभाव को समाप्त भी कर देता है। ब्लाच और उनके अनुयायियों का यह कहना है कि न्यूमैन के जुड़वे बच्चों को अलग अलग विभिन्न वातावरण में रखकर आनुवंशिकता पर जोर देने वाले मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से भ्रामक सिद्ध कर दिया। उनसे जब 2 जुड़े बच्चों को अलग रखा और बहुत दिनों के बाद जब उनकी परीक्षा की गई तो ज्ञात हुआ कि यद्यपि दोनों बच्चे संवेगात्मक जीवन में समान थे, तथापि उनकी शिक्षा और बुद्धि अत्यधिक अंतर था। इस तरह वे कई मनोवैज्ञानिक अन्वेषण वंशानुक्रम का आकट्य महत्व परिलक्षित नहीं होता। कुर्टी का भी यह दृष्टिकोण है कि आनुवंशिकता का महत्व वातावरण के सामने समाप्त हो जाता है। ये तो यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिन मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास में एकमात्र महत्व वंशानुक्रम को दिया है, उनका ही ऐसा कहना नितांत दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें सत्यता होते हुए भी हम वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आपका कोई भी प्रश्न हो दोस्त तो आप इसमें
कमेंट बॉक्स में उसको डालिए और हम उसका उत्तर आपको देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।